वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आज का टॉपिक हमारा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है। कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी होती है, स्टेप भी लेंदी है, लेकिन एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है इसका तो बहुत इजी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बार देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये सवाल आता है कि गुडविल क्या होती है। तो देखिए, गुडविल की डेफिनेशन पहले आप समझिए, उसके बाद में बताता हूं आपको। गुडविल कैन बी डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन। नॉर्मल बोलते गुडविल है, उसकी बहुत अच्छी गुडविल है तो उसकी रेपुटेशन होती है। अच्छा, ये रेपुटेशन जो है बिजनेस में क्या हेल्प करती है आपको? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में। आपको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तभी तो रेपुटेशन है बिजनेस की। तो देखिए, रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस फर्म paves the generation of higher expectation of profit in future over well above the normal level of profit। जो नॉर्मल लेवल प्रॉफिट होता है आप उससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने का। एंड बाय द अदर अंडरटेकिंग बिलोंगिंग टू द सेम क्लास ऑफ बिजनेस। देखिए, ऐसी एक इंडस्ट्री होती है, सेम क्लासेस बिजनेस होते हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं। उन बिजनेस से अगर आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रॉफिट का, कि आपको कुछ ज़्यादा प्रॉफिट फ्यूचर में होने वाला है, वही जो रेपुटेशन होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, वो गुडविल को जनरेट करती है। तो गुडविल की वजह से आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो गुडविल का नॉर्मली अपन क्या मतलब निकालते हैं? ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन होती है आपको एक्सेस प्रॉफिट अर्न करने की। जैसे आप इसके अंदर देखिए, हम जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो तीन चीजें निकालनी होगी हमें। ठीक है, एक बार पहले आपका हिंदी में भी इनमें देख लेते हैं। क्या थी? एक अमूर्त संपत्ति, मतलब इंटेंजिबल एसेट्स होती है, सब जानते हैं। अमूर्त संपत्ति यानी इंटेंजिबल एसेट। दो तरह की एसेट्स होती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल विच कैन बी टच एंड सी, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, कैश, ये हमारी क्या होती है? टेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स विच कैन नॉट बी टच एंड सी, जिसे छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। तो उसमें गुडविल आता है, पेटेंट आता है, ट्रेडमार्क आता है, कॉपीराइट आता है, तो वो सब चीजें। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है। इसकी सहायता से व्यवसाय सामान्य लाभों से अधिक लाभ कमा सकता है। देखो, नॉर्मल प्रॉफिट से, सामान्य लाभ से आप ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो। अतः ख्याति से तात्पर्य उस लाभ के वर्तमान मूल्य से है जिसे भविष्य में उसी प्रकार के व्यवसाय के सामान्य लाभ के अतिरिक्त कमाए जाने की संभावना है। मतलब वैसे ही जो दूसरे व्यवसाय हैं उनका सामान्य जो लाभ है, नॉर्मल प्रॉफिट है, आप उससे ज्यादा अर्न करने की संभावनाएं होती है, पॉसिबिलिटी होती है, वही गुडविल होती है। चलिए देखिए, अब टाइप्स ऑफ गुडविल, दो तरह की गुडविल होती है। एक परचेज गुडविल, एक इंटरनली जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल तो ये होता है, आप बिजनेस को परचेज कर रहे हो। सपोज फॉर एग्जांपल, सोचना एक बिजनेस है, आपने उसे परचेज करने का सोचा, आपने बोला कि भैया बताओ कितने में बेच रहे हो आपका बिजनेस। तो क्या करते हैं, हमेशा नेट एसेट्स निकालते हैं। बिजनेस को की वैल्यू निकालने के लिए नेट एसेट्स निकाला जाता है। और वो कैसे होता है? एसेट्स में से जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है वो माइनस करते हैं। टोटल एसेट्स ऐड करेंगे, उसमें एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस करने पे जो वैल्यू आती है उसे नेट एसेट्स बोलते हैं। तो उसकी नेट एसेट्स सपोज आ रही है 10 लाख रुपीज, लेकिन वो उस बिजनेस को 11 लाख रुपीज में बेच रहा है और आप खरीदने को तैयार भी हो। तो भैया 10 लाख रुपीज उसकी नेट एसेट्स आ रही है, आप उसे 11 लाख रुपीस दे रहे हो, तो 1 लाख किस चीज का दे रहे हो? गुडविल का। आपको लगता है कि यार बहुत अच्छा बिजनेस है, मैं अच्छा प्रॉफिट कमाऊंगा, तो आप उसे ज्यादा भी देने को तैयार होते हो। तो वो होती है परचेज्ड गुडविल, क्योंकि आप परचेज करते समय आप गुडविल का उसे पैसा दे रहे हो। ठीक है, तो ये आपका परचेज गुडविल होता है। तो इसे आप बैलेंस शीट में दिखाते हो। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो गुडविल को बैलेंस शीट की एसेट्स में दिखाना होता है। एक इंटरनली जनरेटेड गुडविल, इसमें तो आपका बिजनेस है, आपने धीरे धीरे गुडविल जनरेट की है, रेपुटेशन बनाई है मार्केट में, आपको औरों से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है और फ्यूचर में होने के चांसेस भी हैं, तो वो इंटरनली जनरेटेड गुडविल होती है। ठीक है, नॉर्मली इस गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाया जाता। ठीक है, तो ये चीज है।
एक परचेज गुडविल और एक इंटरनली जनरेटेड गुडविल। तो हम यहाँ जो वैल्यूएशन गुडविल की करने वाले वो इंटरनली जनरेटेड गुडविल की करने वाले, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए बेस है। देखिए अभी मैंने आपको कहा कि जो आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने वाले हो फ्यूचर में, उससे गुडविल कैलकुलेट होती है। तो देखिए पहला स्टेप, हमारे 3 स्टेप होंगे। पहला स्टेप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, या इसे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। मतलब आपको फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होने वाला है, ये तो आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हो गया। सेकंड स्टेप हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल मतलब ऐसी ही जो दूसरी बिजनेस हैं, ऐसा ही इंडस्ट्री जो सेम है, तो ऐसे ही सेम जो अदर बिजनेस है वो नॉर्मल कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट यानी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है कितना प्रॉफिट होगा, उसमें से ये नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे तो आता है सुपर प्रॉफिट। तो ये सुपर प्रॉफिट जो आपका एक्सेस प्रॉफिट है, इसी के बेसिस पे गुडविल जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट ये चीज देखो, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, इसमें से इसको माइनस करना है तो ये तो हो जाएगा। आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट, ये 2 चीजें कैलकुलेट करना है, और इसमें से इसे माइनस करेंगे तो सुपर प्रॉफिट आएगा। फिर हम मेथड्स देखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के, तो उसमें परचेज या ईयर्स परचेज मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड अलग है, लेकिन वो बहुत ही छोटा काम है, 1 मिनट का भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, तो आपको इसी में ध्यान देना है। तो अब इसका हम डिटेल में मैं आपको स्टेप बताता हूं कैसे कैलकुलेट करेंगे। रटना नहीं है, समझना है, और बहुत इजी है। और आगे 12th में भी है, आपके आगे फर्स्ट ईयर में भी है, जब आप फर्स्ट ईयर बीकॉम में जाएंगे उसमें भी है, और फिर उसके बाद में आपके एमकॉम करते हैं तो वहाँ पर भी आता है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा के लिए आने वाला है, तो आपको समझ में आना चाहिए। तो एक बार पहले आप इसकी कॉपी कर लीजिए, उसके आगे मैं उसमें स्टेप्स आपको समझाता हूँ। चलिए अब इसमें ये जो 3 स्टेप हैं जो मैंने बताई, तो अपन फर्स्ट स्टेप पहले देखते हैं, फिर सेकंड और फिर थर्ड, फिर उसमें मेथड्स देखेंगे। देखिए फिर मैंने आपको इसमें 3 स्टेप बताई थी, ये मैंने उसका फॉर्मेट लिख दिया है, उसको समझ लेते हैं। 3 स्टेप में आपको मैंने बताया था, सबसे जो फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, या उसे हम बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। वो कैसे निकालेंगे, नॉर्मल आप समझिए, आपसे अगर कोई ये पूछे कि बताइए आपको फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होने वाला है, तो आप कैसे बताओगे कि भाई कितना होने वाला है, सपना तो आएगा नहीं। आप क्या बताते हो, जो प्रीवियस ईयर में आपको जो प्रॉफिट हुए हैं उसका एवरेज ही तो बताओगे कि भाई मेरे को लास्ट ईयर इतना 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 प्रॉफिट हुआ, तो आगे लगभग इतना ही होने वाला है, उसके बेसिस पे बताते हैं। तो क्वेश्चन में क्या होगा, आपको लास्ट 3 या 4 या 5 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन होंगे। तो देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 साल लिखे, हो सकता है 3 साल का हो, 4 साल या 5 साल का गिवन हो। अब इन प्रॉफिट में ऐड और लेस करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंटिंग एरर। अब आपने सपोज किसी साल, जैसे ये फर्स्ट ईयर में आपके 2000 का वेजेस हुआ था एक्सपेंसेस, लेकिन हमने उसकी एंट्री नहीं की थी, तो वो एरर है, तो आप उसको सही करोगे तो 2000 आपको उस पर्टिकुलर ईयर में से माइनस करना पड़ेगा। सपोज यहाँ थर्ड ईयर में आपको 5000 की कोई इनकम हुई थी जो आपने एंट्री नहीं की थी, तो उसे एंट्री करेंगे, मतलब ऐड कर देंगे प्रॉफिट में। तो अगर कोई अकाउंटिंग एरर गलती आपने की है तो सबसे पहले हम उसे रेक्टिफाइड करेंगे उस पर्टिकुलर ईयर में, वो सब हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। फिर एबनॉर्मल लॉस अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में है तो वो ऐड होगा। देखो लॉस ऐड क्यों होगा,
सपोज आपके लास्ट ईयर प्रॉफिट 1 लाख हुआ था, तो आप क्या बताओगे भाई इस साल भी कितना होगा? 1 लाख ही होगा, लास्ट ईयर हुआ था तो। लेकिन लास्ट ईयर आपके 50,000 लॉस बाय फायर हुआ था, अगर वो आग नहीं लगती तो आपके प्रॉफिट होता 150, वैसे 1 लाख है, 50,000 अगर लॉस नहीं होता तो कितना होता 150। अब इस साल जब आप बताओगे तो आप क्या बताओगे 1 लाख या 150? क्यों? क्योंकि आग आपके लॉस बाय फायर जो हुआ था वो लास्ट ईयर हुआ था, लेकिन इस साल थोड़े होगा, फ्यूचर में थोड़े होगा, नहीं, वो एबनॉर्मल था, वो कभी कभी होता है, अनएक्सपेक्टेड रहता है। तो वो चीज जो है वो हमें इग्नोर करनी होती है। मतलब किसी पर्टिकुलर प्रॉफिट में ईयर में अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो वो हमें इग्नोर करना पड़ता है, मतलब एक बार वो प्रॉफिट में दोबारा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ऐसे एबनॉर्मल गेन हुआ है किसी पर्टिकुलर ईयर में तो वहां माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो उस साल हो गया प्रॉफिट, लेकिन वो फ्यूचर में होने वाला नहीं है। हमें फ्यूचर का प्रॉफिट चाहिए, तो उसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। प्रॉफिट इग्नोर का मतलब समझ गए ना आप? वो प्रॉफिट हुआ है लेकिन उसे नहीं मानेंगे तो माइनस करेंगे। लॉस हुआ था एबनॉर्मल तो हम उसे लॉस नहीं मानेंगे, हम उसे एक बार वापस क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो एबनॉर्मल लॉस को तो हम ऐड करते हैं, एबनॉर्मल गेन को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। एक ऐड लेस करते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस। करंट ईयर मतलब जैसे 4 ईयर गिवन है तो 4th ईयर, ये वाला जो लास्ट ईयर है इस साल। अब होता क्या है, कई बार जैसे आपके बैड डेब्ट्स हो गया करंट ईयर में, तो ये करंट ईयर का लॉस है तो वो तो करंट ईयर में से लेस होगा। या कई बार किसी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है। अब इंक्रीज होगी एसेट्स की वैल्यू तो वो तो प्रॉफिट है, तो ऐड करेंगे। मैं केवल करंट एसेट्स की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। और अगर करंट एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो वो हमारा लॉस हो गया, हम इसमें से लेस कर देंगे। अगर करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई तो वो हमारा लॉस होता है, तो वो हम लेस करेंगे। लेकिन कोई करंट लायबिलिटीज सपोर्ट डिक्रीज हो गई, अब डिक्रीज हो गई लायबिलिटीज तो हमारा प्रॉफिट है, तो वो ऐड करेंगे। लेकिन ये मैं केवल करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, सपोज डेटर्स डिक्रीज हो गए। अब डेटर्स डिक्रीज मतलब बैड डेब्ट्स हो गए, अब बैड डेब्ट्स हो गया तो वो हमारा क्या है, लॉस है, तो वो हम लेस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 चीजें पहले एडजस्ट करेंगे, अकाउंटिंग एरर, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और एक करंट ईयर प्रॉफिट लॉस। ये 4 चीजें एडजस्ट करने के बाद ये हमारा प्रॉफिट आ गया नॉर्मल ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम इसका एवरेज करेंगे। मैंने यही तो बताया था आपको, कोई फ्यूचर का प्रॉफिट पूछे तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट का एवरेज बताओगे आप। तो अब एवरेज, पहले ये एडजस्ट करने के बाद एवरेज करेंगे। एवरेज करने के बाद देखिए, या तो आप सिंपल एवरेज करोगे या वेटेड एवरेज। एवरेज 2 तरह से होते हैं, सिंपल और वेटेड। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज होता हुआ है, किसी साल इंक्रीज हो गया फिर डिक्रीज इंक्रीज ऐसे कुछ हो रहा है, तब तो सिंपल एवरेज। अब सिंपल कैसे निकलता है, इनको प्लस करके डिवाइड बाय 4 करोगे। अगर ये 3 ईयर होते तो प्लस करके 3 करते, अगर ये 5 ईयर होते तो प्लस करके डिवाइड बाय 5 करते, तो ही सिंपल एवरेज निकलता है। वेटेड एवरेज कैसे निकलता है, आप वेट देते हैं 1 2 3 4 और उस वेट को प्रॉफिट से पहले मल्टीप्लाई करते हैं और जो टोटल आएगा उसमें वेट का जो टोटल होता है वो डिवाइड करते हैं। तो वो फर्दर क्वेश्चन में अपन देखेंगे। लेकिन ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है, कई बार नहीं होता है। तो सिंपल एवरेज निकालते हैं जब इंक्रीज डिक्रीज होता है, लेकिन अगर इंक्रीज होता हुआ है तो वेटेड एवरेज निकलता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये वेटेड एवरेज या सिंपल एवरेज निकाल लेंगे, ये आ जाएगा। अब देखिए, कई बार जब अपन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं तो जो फिक्स्ड एसेट्स है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, इन सब का भी रिवैल्यूएशन करते हैं। अब जब उनका रिवैल्यूएशन करते हैं तो किसी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है और किसी की डिक्रीज। तो होगा क्या, सपोज बिल्डिंग है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। अब बिल्डिंग पहले 10 लाख की थी और उस पर डेप्रेशन 10% लग रहा था सपोज, तो कितना होगा 1 लाख। लेकिन अब बिल्डिंग की वैल्यू होगी 12 लाख।
अब 12 लाख का 10% लगाएंगे तो 120, तो पहले डेप्रेशन 1 लाख लग रहा था, अब 120, तो 20,000 डेप्रिसिएशन क्या हो गया, इंक्रीज। अब आप मुझे बताइए डेप्रिसिएशन अगर इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट क्या होगा, डिक्रीज। प्रॉफिट कैसे निकलता है, डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद में। तो ध्यान रखिएगा एडिशनल डेप्रिसिएशन, ये रिवैल्यूएशन एसेट्स पे जब वैल्यू बढ़ेगी तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ जाएगा, तो तब तो लेस करेंगे। आप हमेशा फ्यूचर के प्रॉफिट का ध्यान रखना, हमारे फ्यूचर के प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ने वाला है, डेप्रिसिएशन इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट क्या होगा, डिक्रीज, तो लेस कर देंगे। सेविंग इन डेप्रेशन, कई बार एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई, अब वैल्यू डिक्रीज होगी तो उस पर डेप्रेशन भी क्या लगेगा, कम लगेगा। अब डेप्रेशन कम लग रहा है मतलब सेविंग हो रही है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो वो ऐड कर देंगे सेविंग इन डेप्रिसिएशन। तो ये क्वेश्चन में आपको स्पेशली ध्यान से देखना पड़ेगा, इसके बारे में क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, बस एसेट्स की रिवैल्यूएशन गिवन है तो उसके बेसिस पे हमें ये कैलकुलेट करना होता है। एक ऐड लेस करेंगे इंक्रीज एक फिर एडलेस करेंगे इंक्रीज डिक्रीज इन एनी इनकम इन फ्यूचर। अब कॉमन सेंस लगाइए, ऐसी इनकम जो अब तक सपोज नहीं हो रही थी अब वो होगी, इनकम इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, ऐड करोगे। या ऐसी इनकम जो अब तक तो हो रही थी लेकिन फ्यूचर में नहीं होगी, यानी डिक्रीज हो रही है इनकम डिक्रीज होगी तो प्रॉफिट भी क्या होगा, डिक्रीज। तो वही है, अगर इंक्रीज होगा इनकम तब तो ऐड करेंगे, डिक्रीज होगा तो लेस करेंगे इन फ्यूचर। ऐसे ही एक्सपेंसेस, ऐसा एक्सपेंसेस आप हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट फ्यूचर का ध्यान रखना। दोबारा सुनो, अगर ऐसी इनकम जो अब तक नहीं हो रही थी अब होगी तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज, ऐड कर दोगे। ऐसी इनकम जो अब तक हो रही थी लेकिन अब नहीं होगी या डिक्रीज हो रही है तो नहीं होगी तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, तो लेस कर देंगे। एक्सपेंसेस, ऐसा एक्सपेंसेस जो अब तक हो रहा था अब नहीं होगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फायदा है हमारे लिए, तो ऐड कर देंगे। ये ऐसा एक्सपेंसेस जो अब तक नहीं हो रहा था लेकिन अब फ्यूचर में होगा, तो अब एक्सपेंसेस होगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज, तो लेस कर देंगे। देखिए लेस तो करेंगे, ऐड तो करेंगे डिक्रीज इन एनी एक्सपेंसेस इन फ्यूचर, और लेस क्या करेंगे, इंक्रीज इन एनी एक्सपेंस इन फ्यूचर। एक लेस करते हैं फेयर रेम्युनरेशन ऑफ ऑनर। देखो ऑनर जो है, सपोज वो बिजनेस को संभाल रहा है, अगर वो बिजनेस नहीं संभालता तो कहीं और जॉब करता तो उसे वहां क्या मिलता है, सैलरी, रेम्युनरेशन मिलता। अब वो उसे सेक्रीफाइस करके इस बिजनेस को अगर वो संभाल रहा है तो उसका भी इनकम होता है एक्सपेक्टेड कि भाई इतना इनकम तो उसे मिलना ही चाहिए, उसकी जो सैलरी जो उसने कहीं सेक्रीफाइस की है वो उसका फेयर रेम्युनरेशन ऑफ ऑनर होता है। अगर आप बिजनेस नहीं संभालते हैं तो किसी मैनेजर को रखना पड़ेगा, उसे भी तो सैलरी देनी पड़ेगी, तो वो चीज। तो ये देखिए फेयर रेम्युनरेशन ऑफ ऑनर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, वो भी लेस करना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी लेस करनी पड़ेगी। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसका बिजनेस की ट्रेडिंग से, ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। सपोज आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, अब वहां से 5% इंटरेस्ट आ रहा है, अब बिजनेस तो चले या न चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंटरेस्ट तो आएगा। बिजनेस की रेपुटेशन, गुडविल से उस इनकम का कोई लेना देना नहीं है। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो ट्रेड से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, उसकी इनकम का ट्रेड से कोई मतलब नहीं है, वो इनकम फिक्स है, आएगी चाहे बिजनेस चले या न चले, तो वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम हम माइनस करते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना है, इसके बारे में कहीं क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा, हमें याद रखना पड़ेगा कि हाँ इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करना होता है। एक लेस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इन फ्यूचर। क्वेश्चन में क्यों होगा कि अभी तक अपन कोई प्रोविजन बनाते नहीं थे, अब प्रोविजन बनाएंगे फ्यूचर में, तो फ्यूचर में बनाएंगे तो यहाँ लेस होता है। और एक करंट ईयर का अगर प्रोविजन कहे वो, तो करंट ईयर का प्रोविजन तो करंट ईयर के प्रॉफिट में से लेस होता है।
तो एक तो करंट ईयर का हो तो करंट ईयर के प्रॉफिट में, और फ्यूचर के लिए बोले तो फिर वो नीचे लेस होगा, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए वाला जो सारा काम कर रहे हैं वो हम नीचे कर रहे हैं, जो पहले हो रहा था अब नहीं होगा, या सेविंग हो रही है या एडिशनल हो रहा है, तो वो सब हम एवरेज करने के बाद करते हैं। ये सब करेंगे तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। अब इसमें से आप लेस करोगे इनकम टैक्स एट फ्यूचर टैक्स रेट। अब कई बार टैक्स रेट नहीं होता तो यही सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा, अदरवाइज टैक्स गिवन है तो अब टैक्स लेस करेंगे और वो भी फ्यूचर रेट से, तो ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि इतना बड़ा स्टेटमेंट सर कैसे याद होगा, नहीं, ये सारी चीजें क्वेश्चन में नहीं आने वाली। ये तो मैंने फुल फ्लैश बता दिया कि क्या क्या इसमें आ सकता है, लेकिन ये सभी चीजें नहीं आती, और एक दो बार कॉन्सेप्ट वाइज आप इसे जब देखोगे समझोगे तो ये याद हो जाएगा। इसमें मतलब आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट बेसिस पे सब क्वेश्चन में गिवन होगा, हर बार क्वेश्चन करोगे तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप होता है आपका कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते हैं तभी तो हमारा क्या आता है, सुपर प्रॉफिट। तो सेकंड स्टेप नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला देखिए ये रहा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, ये होता है कि ऐसे ही जो बिजनेस हमारा है, ऐसे ही जो अदर बिजनेस है नॉर्मल इंडस्ट्री में, वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या तो क्वेश्चन में गिवन होता है, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में गिवन होता है, या फिर हमें उसे कैलकुलेट करना होगा, वो मैं एक दो क्वेश्चन में है वो बता दूंगा। अदरवाइज मैक्सिमम टाइम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन होता है। अब सवाल उठता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये निकालेंगे, इंपॉर्टेंट ये है। तो देखिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे, टेक ऑल वैल्यूएबल बिजनेस एसेट्स, मतलब बैलेंस शीट हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, आप सारी एसेट्स ऐड कर दोगे, और वो भी जो करंट रिलायजेबल वैल्यू है आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, और करंट रिलायजेबल वैल्यू नहीं होती तो बुक वैल्यू लेते हैं। तो जो करंट रिलायजेबल वैल्यू है उन सबको हम ऐड करेंगे, एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, गुडविल एंड फिक्टिशियस एसेट्स। सारी एसेट्स ऐड करोगे लेकिन ये तीन चीजें छोड़ोगे। याद रखना, कोई भी पूछे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करना है भाई, गुडविल में सारी एसेट्स ऐड कर दो, लेकिन उनमें तीन चीजें छोड़ दोगे। वैसे तो क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होता है क्लोजिंग। लेकिन टोटल एसेट्स जब ऐड करेंगे तो उसमें तीन चीजें छोड़ेंगे, याद रखना, एक तो गुडविल को छोड़ दोगे। क्यों, क्योंकि गुडविल का तो हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूएशन ही कर रहे हैं, तो बुक में अगर गुडविल लिखा है तो उसे छोड़ देंगे। ठीक है। सेकंड, फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स की कोई रिलायजेबल वैल्यू नहीं होती, जानते हैं ना फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है। फिक्टिशियस एसेट्स जो है एक्चुअल में हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, हैवी एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमने एक बार किए हुए होते हैं, लेकिन उसे पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करते क्योंकि उसका बेनिफिट आगे कई सालों तक हमें मिलता है। तो हम उसे एक बार एसेट्स में लिख देते हैं और धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं, जिसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी होता है, आपके डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स वगैरह भी होता था। अब शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, लेकिन अगर पहले थे तो वो हैं। एक कोई आपके एडवर्टाइजमेंट, हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होता है जिसको एक बार एसेट्स में लिख देते हैं क्योंकि उसका बेनिफिट कई साल तक मिलना होता है, धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। ठीक है। एक डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं इन्हें। तो ये फिक्टिशियस एसेट्स। और एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी छोड़ना है, क्योंकि मैंने कहा था नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है बिजनेस में गुडविल से उसका कोई लेना देना नहीं, तो उसकी इनकम तो अपन ने यहाँ लेस की थी, और जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। तो सारी एसेट्स ऐड करनी है लेकिन तीन चीजें छोड़नी है, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। फिर इसमें लेस करेंगे आउटसाइड लायबिलिटी, इसमें से लेस करेंगे क्या, आउटसाइड लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। तो ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। अब कई बार तो यही काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ना, कई बार लिखा होगा 10% ऑन क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड,
तब तो ये जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा इसी का 10% कैलकुलेट कर लेंगे। अदरवाइज नॉर्मली एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड रिक्वायर्ड होता है। कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में लेस करोगे हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उसका हाफ हम यहां से लेस करेंगे तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा। ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यहां आएगा, ठीक है, और फिर इसको नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड स्टेप भी हो गया। स्टेप थर्ड मैंने भी यहां लिखा नहीं है तो उसमें आप लिख लेना। क्या लिखोगे? वही स्टेप थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अभी बता भी दूंगा मैं। एवरेज कैपिटल एवरेज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा सुपर प्रॉफिट। लेकिन उससे पहले अल्टरनेटिव, ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक अल्टरनेटिव मेथड भी है। ये नॉर्मल हम कब यूज करते हैं? जब हमें एसेट साइड गिवन नहीं हो। अगर गिवन है तब तो हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे। लेकिन कई बार हमें एसेट साइड नहीं गिवन होती तो क्या करेंगे? आपको लैंग्वेज में गिवन होगा क्वेश्चन, तो आप शेयर होल्डर फंड ऐड कर दोगे। वैसे भी आपको पता है टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज लेस करते हैं आउटसाइड तो शेयर होल्डर फंड ही बचता है। टोटल एसेट्स में से अगर आउटसाइड लायबिलिटी करोगे तो शेयर होल्डर फंड ही तो बचेगा, ठीक है। तो आप यहां देखिए शेयर होल्डर फंड में क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब ऐड कर देंगे। माइनस क्या करेंगे? वही तीन चीजें जो हमने वहां छोड़ी थी, फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और बुक वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है, ये तीनों माइनस करेंगे। फिर प्लस माइनस करेंगे प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स और लायबिलिटीज की अगर वैल्यूएशन जो कर रहे हैं, अब देखना करंट का तो यही हो जाएगा, यहाँ फिक्स की बात कर रहे हैं अपन, फिक्स एसेट्स या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की। अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड करेंगे, लॉस हो रहा है तो लेस कर देंगे। फिर प्लस माइनस करेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटी। कोई एसेट्स ऐसी जो रिकॉर्डेड नहीं है, बैलेंस शीट में लिखी नहीं है तो वो ऐड कर देंगे, या ऐसी लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में नहीं लिखी तो वो लेस कर देंगे। अगर क्वेश्चन में है तो ये सब करने के बाद जो आएगा वो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, यही बना। अब इसमें से आप लेस करोगे हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जैसे यहां किया था, तो ये एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप जो है ये मैंने पूरा फुल फ्लैश इसमें लिखा है, तो आप इतना बड़ा देखकर कंफ्यूज मत होना, घबराना मत, बहुत इजी है, इतना सब कुछ एक क्वेश्चन में नहीं आएगा। ये आप बार बार, ये जो मैंने बनाया फुल फ्लैश, कभी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी दिक्कत हो आप इस फॉर्मेट को आगे देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें सारी चीजें आ गई तो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो एक बार आप पहले इसकी कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसमें आगे बताता हूं। दो स्टेप हम देख चुके हैं। फर्स्ट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। सेकंड अपन ने देखा नॉर्मल प्रॉफिट। थर्ड मैंने आपको बताया था सुपर प्रॉफिट। तो जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट फर्स्ट स्टेप में निकला उसमें माइनस करेंगे, लेस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट जो सेकंड स्टेप में लिया, तो दोनों में इसमें से इसे माइनस करेंगे तो सुपर प्रॉफिट, ये थर्ड स्टेप हो गया। तो ये तो मैंने आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट था आपके तीन स्टेप। फर्स्ट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, सेकंड नॉर्मल प्रॉफिट और थर्ड सुपर प्रॉफिट। उसके बाद मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जब गुडविल को आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ ब्रॉड अगर कैटेगरीज में देखें तो तीन अलग अलग मेथड है। एक तो ईयर्स परचेज मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड। लेकिन ये बहुत इजी है, जैसे ही अपन क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मैं आपको समझा दूंगा। पहला तो देखो ईयर्स परचेज मेथड में, ईयर्स परचेज मेथड ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है, ये आपका है 50,000। क्वेश्चन में आपको लिखा होगा 5 ईयर्स परचेज ऑफ, गुडविल का वैल्यूएशन के लिए मेथड क्या होगा, 5 ईयर्स परचेज या 4 ईयर परचेज या 3 ईयर परचेज ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो आप गुडविल कैसे निकालेंगे, जैसे आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 50,000 आया
तो उसे 3 से मल्टी 3 ईयर परचेज लिखा है तो 3 से करना है, 4 ईयर परचेज है तो 4 से करना है, मल्टीप्लाई तो ये गुडविल आ जाएगा। सिंपल, केवल मल्टीप्लाई। तो देखो बताओ कितना छोटा काम है। मैन वही है स्टेप जो आपकी पहले थी। तो दोबारा सुनिए, अगर हमें लिखा हो 3 ईयर परचेज ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, तो जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सेकंड इसमें है ईयर्स परचेज मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो आपको लिखा होगा 8 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट या 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये जो सुपर प्रॉफिट आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, गुडविल आ गया। सेकंड है कैपिटलाइजेशन मेथड, तो इसमें एक तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ये जो निकलेगा पहला, उसे कैपिटलाइज करने का मतलब होता है क्वेश्चन में जो नॉर्मल रेट है, ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है सपोज, उसमें डिवाइड बाय कर दोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो ये आपका कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। फिर उसमें से माइनस हम करते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ होगा, वो स्टेप में बताऊंगा। सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन तो सिंपल, ये जो सुपर प्रॉफिट आएगा इसी में डिवाइड, सुपर प्रॉफिट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड कर दोगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें तो जो भी आएगा उसमें से आपको नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करना होता है, इसमें तो डायरेक्ट ही आपका आंसर आ जाए गुडविल। एक है एन्युइटी मेथड, तो इसमें आपको क्या होगा, एन्युइटी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी हमको निकालना पड़ेगा, और उससे फिर आप जैसे इसमें लिखा अपन ने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो वहां पर पहले 3 ईयर या 5 ईयर जो भी होगा उसका एन्युइटी निकालना पड़ेगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो स्टेप्स हैं ये मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसमें तीनों मेथड आएंगे, सारे के सारे मेथड उसमें फॉलो करेंगे, तो वो आपको और क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो चीज थी ये तो इसका पूरा बेसिक था गुडविल का। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो आपको इस चैप्टर में, तो आप ये जो मैंने आपको बताया है बेसिक, आप इसे पूरा एक रजिस्टर में लिख लीजिएगा। कभी भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसे देख सकते हैं, कोई दिक्कत आती है तो वीडियो आपके सामने अवेलेबल होगा, इसे देख सकते हैं, तो वो चीज़ें रिवाइज हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, एक तो नॉर्मल पढ़ेंगे, कभी भी आपको रिवाइज, यार वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का रिवीजन करते हैं क्या पढ़ा था, क्योंकि क्या होता है आपने पढ़ा, रिवाइज नहीं किया, 1 महीने बाद अरे क्या पढ़ा था, तुरंत अपन बेड पे बैठे कहीं बैठे ये ऑन किया देख लिया एक बार, तुरंत आपको याद आ जाएगा कि हाँ हमने इसमें क्या पढ़ा था। तो ये एक बेसिक है। फिर भी परफेक्शन तब आएगा जब इसमें अपन नंबर्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आगे के जो इसमें वीडियोस होंगे, अपने लेक्चर होंगे, उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आना ही नहीं होता है, उसके क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। हर एक क्वेश्चन में छोटा छोटा जो पॉइंट होता है ना, वो अलग होता है, वो पूरे क्वेश्चन को चेंज कर देता है। तो अगर वो पॉइंट्स क्लियर कैसे होंगे, जब हम मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। तो आप यहाँ तक लिख लीजिएगा, इसे रिवीजन कीजिएगा, और आगे के क्वेश्चंस के लिए फिर आप आगे के लेक्चर्स को देखिएगा। थैंक यू।